नमस्कार साथियों, मैं श्यामा मिश्रा और मैं अपने चैनल स्टडी टॉपर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो है व्यक्तित्व। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्यक्तित्व। बहुत आपका लंबा चौड़ा टॉपिक है, 2-3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्तित्व कैसे सामने आया, कौन वो व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग किया, कैसे कैसे व्यक्तित्व शब्द को मान्यता मिली, क्या इसकी विशेषताएं हैं और आगे कौन कौन से इसमें सिद्धांत दिए गए हैं और किस तरीके से व्यक्तित्व का हम मापन कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि हाँ फला व्यक्ति किस टाइप का है। तो ये सारी चर्चा हम लोग व्यक्तित्व पर करेंगे। तो उसके पहले हम लोग थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं कि व्यक्तित्व होता क्या है। व्यक्तित्व होता है, जैसे व्यक्तित्व कहा जाए तो व्यक्तित्व शब्द जो है उसमें आपको 2 शब्द दिख रहे होंगे, एक दिखता है व्यक्ति और दूसरा दिखता है तत्व। यानी किसी भी व्यक्ति के अंदर जो तत्व हैं, तत्व मतलब जो गुण हैं, ठीक है, उसके अंदर जो भी तत्व हैं या गुण, वो गुण पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। जो भी गुण हैं उन गुणों के आधार पर हम किसी की अगर व्याख्या करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है ये उसका गुण है, तो उस ईमानदारी, या कोई दयालु है, कोई परोपकारी है, या कोई साहसी है, ठीक है, कोई समाज सेवी है या समाज प्रेमी है, तो ये उसके गुण हैं। इन गुणों के आधार पर हम कहते हैं कि हाँ ये बंदा जो है वो समाज सेवक है, या ये फला व्यक्ति जो है वो बहुत ईमानदार है। किस आधार पर कह देते हैं? उसके गुणों के आधार पर उसके नाम में ये विशेषता जोड़ देते हैं कि हाँ उसका व्यक्तित्व इस टाइप का है। तो व्यक्तित्व होता ही ये है कि व्यक्तित्व जो होता है वो व्यक्ति के अंदर जो तत्व होते हैं, जो गुण होते हैं, उन गुणों की जो व्याख्या करता है उसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं, है ना। तो देखो व्यक्तित्व शब्द कैसे हाईलाइट हुआ है, कैसे इसको डिफाइन किया गया है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखो मनोविज्ञान में, चूँकि हम लोग मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो मनोविज्ञान में जो ये पर्सनालिटी शब्द है, ठीक है, पर्सनालिटी शब्द का सबसे पहले अगर किसी ने प्रयोग किया था या फोकस में लाए थे तो वो थे फ्रांसिस गाल्टन। कौन लाए थे? फ्रांसिस गाल्टन थे। इन्होंने सबसे पहले पर्सनालिटी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इन्होंने व्यक्तित्व को मापने के लिए पहले तो इन्होंने ये शब्द पर्सनालिटी लोगों के सामने रखा। उसके बाद इन्होंने लोग इनसे सवाल करते कि आपने बताया तो है व्यक्तित्व, लेकिन हम कैसे जाने कि किस व्यक्ति का कैसा व्यक्तित्व है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सर्वप्रथम एक व्यक्तित्व परीक्षण बनाया, ठीक है, जिसको क्या कहते थे, शब्द साहचर्य परीक्षण के नाम से जानते थे। क्या बनाया? एक व्यक्तित्व परीक्षण बनाया जिसको शब्द साहचर्य परीक्षण नाम दिया गया, जिसमें 75 शब्द थे टोटल। कितने थे? 75 शब्द थे। और यह एक प्रक्षेपी परीक्षण था। कैसा परीक्षण था? प्रक्षेपी परीक्षण था, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न आ सकता था कि इन्होंने जो परीक्षण व्यक्तित्व मापन के लिए किया था उसको किस नाम से जानते हैं? तो शब्द साहचर्य परीक्षण कहते हैं। और उसमें कितने वर्ड थे? तो 75 वर्ड थे उसमें, ठीक है। अब आते हैं, देखो हम लोग इसका वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहले तो व्यक्तित्व शब्द जो है वो अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। व्यक्तित्व शब्द जो है वो अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अब ये पर्सनालिटी शब्द कहाँ से आया? तो पर्सनालिटी शब्द आया है लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से। कहाँ से आया है? लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से पर्सनालिटी शब्द आया है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? पर्सोना शब्द का अर्थ होता है मुखौटा। क्या होता है? मुखौटा, या मास्क कह सकते हैं, या आवरण कह सकते हैं। पहले जो यूनान के लोग जो थे वो अपना किसी नाटक का अभिनय करने के लिए, किसी पात्र का जो जीवन था उसको बताने के लिए किसी मुखौटा या मास्क का प्रयोग करते थे। उसमें वो क्या करते थे कि अपना चेहरा छिपा करके जिसका वो अभिनय कर रहे थे उसका मुखौटा लगा लेते थे, ठीक है। तो ये पर्सोना शब्द जो है वो कैसा है? लैटिन भाषा का है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मुखौटा या मास्क होता है।
जब वो किसी दूसरे व्यक्ति का मास्क लगा लेते थे, मुखौटा लगा लेते थे, तो उन्हें उनके नाम से जाना जाने लगता था। यानी जिस व्यक्ति का मास्क वो लगाते थे या मुखौटा लगाते थे, उस व्यक्ति में जो गुण होंगी, जो विशेषताएं होंगी या जो अवगुण होंगे, उसके नाम से कि हाँ ये देखो उसका रोल प्ले कर रहा है, ये बहुत वो थे, मतलब ये दानी थे, या ये बहुत अहंकारी थे, या ये बहुत क्रूर थे, जो भी प्ले वो कर रहे होंगे। तो यहाँ क्या हो जाता है कि व्यक्तित्व में ही, व्यक्तित्व शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। व्यक्तित्व शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है व्यक्ति और दूसरा है तत्व, तत्व या गुण। ठीक है, व्यक्ति के अंदर जो तत्व या गुण हैं ये सकारात्मक भी हो सकते हैं, सकारात्मक, या नकारात्मक भी हो सकते हैं। भाई जिसके अंदर नकारात्मक होंगे उसके लिए नेगेटिव व्यक्तित्व लागू होता है कि हाँ ये बहुत घमंडी है, या बहुत चोर है, या बहुत क्रूर है, या बहुत अहंकारी है, जिस इस टाइप के। ठीक है, तो तत्व जो हैं या गुण जो होते हैं व्यक्ति के, वो सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के तत्वों के आधार पर हम ये डिक्लेयर करते हैं कि कौन सा व्यक्ति कैसा है। ठीक है, तो व्यक्तित्व शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यक्ति धन तत्व। ठीक है, अब देखो कि हमारा दर्शन शास्त्र जो है वो व्यक्तित्व को कैसे समझता है, या उसने व्यक्तित्व की क्या परिभाषा दी है। तो दर्शन शास्त्र कहता है कि व्यक्तित्व जो है वो मनुष्य के आंतरिक, हालांकि जितने भी लेक्चर आप देखेंगे या बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें हमेशा से ये कहा गया है कि व्यक्तित्व प्राचीन समय में, क्योंकि दर्शन शास्त्र के अंतर्गत मनोविज्ञान को रखा जाता था प्राचीन समय में, तो उसमें ये बताया जाता था कि उस टाइम केवल बाहरी आवरण को देखकर, यानी मनुष्य का रंग रूप कैसा है, उसकी बोलचाल कैसी है, उसकी वेशभूषा कैसी है, उसके आधार पर उसका व्यक्तित्व का निर्धारण कर दिया जाता था। लेकिन मैं इस चीज़ में संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि उस टाइम भी अगर हम वैदिक कालीन शिक्षा की बात करते हैं, अगर हम वैदिक कालीन शिक्षा की भी बात करते हैं तो वैदिक कालीन शिक्षा में भी बौद्धिक परीक्षण होते थे, लिखित नहीं होते थे, लेकिन जो स्टूडेंट होते थे उन स्टूडेंट को विद्वानों की सभाओं में तर्क करने के लिए भेजा जाता था, है ना। वो तर्क के आधार पर सिद्ध करते कि जैसे मान लो उन्होंने एक वेद का ज्ञान लिया तो उन्हें विद्वानों की सभा बुलाई जाती थी और सभा में उनको पेश किया जाता था। वहाँ विद्वान उनसे उस विषय से रिलेटेड प्रश्न पूछते थे, उनकी तार्किक क्षमता चेक करते थे। तो इसके आधार पर हम मतलब कह सकते हैं कि उस टाइम भी मानसिक परीक्षण होते थे, उस टाइम भी आंतरिक एक तरीके से आंतरिक गुणों का मापन होता था, मनुष्य के मस्तिष्क का मापन होता था कि उसके अंदर बुद्धि का लेवल कितना, जितना बच्चा तर्क कर लेगा, है ना, उसी से आइडिया लगा सकता है, जितना चिंतन कर लेगा उससे आइडिया लगाया जाता था कि हाँ इसका संज्ञान लेवल कितना है ना। तो उस टाइम भी आपका आंतरिक परीक्षण होता था, लेकिन रिटर्न में नहीं था। और लेकिन जहाँ बुक्स हम पढ़ते हैं तो बुक्स में हमें दिखाया जाता है कि प्राचीन समय में केवल बाह्य गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण कर दिया जाता था। ऐसा नहीं है, तब भी आंतरिक गुण चलते थे। तो दर्शन शास्त्र क्या कहता है? दर्शन शास्त्र कहता है कि व्यक्तित्व जो है मनुष्य के आंतरिक तथा बाह्य गुणों का मिला जुला स्वरूप होता है। व्यक्तित्व क्या होता है? हमारे अंदर जो, यानी हमारे मस्तिष्क की जो शक्तियाँ हैं, हमारा ध्यान है, हमारी चिंतन है, हमारा कल्पना है, हमारी सृजनात्मकता है, हमारी बुद्धि है, ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी आंतरिक गुण और साथ में हमारे बाह्य गुण, है ना, हमारे अंदर हमारे जो बाहरी यानी हमारी जो फिजिकली बनावट है, हमारी वेशभूषा है, हमारा रहन सहन है, हमारी बातचीत है, तो ये दोनों आंतरिक तथा बाह्य गुणों का मिला जुला स्वरूप होता है क्या? व्यक्तित्व। ठीक है, क्या कहता है दर्शन शास्त्र कि व्यक्तित्व मनुष्य के आंतरिक तथा बाह्य गुणों का मिला जुला स्वरूप है। अब देखो मनोविज्ञान क्या कहता है। तो मनोविज्ञान कहता है कि व्यक्तित्व मानव व्यवहार का दर्पण है। क्या कहता है? व्यक्तित्व जो है वो मानव व्यवहार का दर्पण है, यानी मनुष्य जो व्यवहार करता है वैसे ही उसका व्यक्तित्व है। अगर वो दानी है, परोपकारी है, ठीक है, ज्ञानी है, तो उसका व्यक्तित्व जो है वो सकारात्मक है। वो अगर ज़्यादा समाज सेवा करता है तो समाज सेवी व्यक्तित्व उसका हो गया। अगर उसको प्रकृति से ज़्यादा प्रेम तो प्रकृति प्रेमी व्यक्तित्व हो गया। ठीक है, तो मनोविज्ञान क्योंकि मनोविज्ञान क्या है, वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। तो उनकी परिभाषा भी उसी अकॉर्डिंग है कि व्यक्तित्व तो मानव व्यवहार का दर्पण है। ठीक है, व्यक्तित्व क्या है? जो मानव व्यवहार करता है
वही व्यक्तित्व है उसका। जिस प्रकार का वो व्यवहार करेगा, जिस सेक्टर में व्यवहार करेगा, उसी प्रकार का उसका व्यक्तित्व होगा। ठीक है, तो व्यक्तित्व क्या है? मनुष्य के अंदर जो उसके गुण हैं, ठीक है, चाहे गुण सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, उन गुणों के आधार पर ही व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ व्यक्तित्व का। ठीक है, अब देखते हैं परिभाषाओं के, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा जो दी है व्यक्तित्व की, उनको देख लेते हैं। देखो, इनकी परिभाषा देख लेते हैं हम लोग व्यक्तित्व की। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनसे व्यक्तित्व के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझा जा सकता है। तो देखिए, वाटसन महोदय ने क्या कहा है कि व्यक्तित्व क्या है कि हम जो कुछ भी करते हैं, यानी हम अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं वह व्यक्तित्व होता है। वो सब किस पे डिपेंड होता है? हमारे व्यक्तित्व का। क्योंकि जैसी हमारी मानसिक स्थिति होगी, जैसी हमारी फिजिकल स्थिति होगी, हम समाज में वही व्यवहार करेंगे, तो वो क्या होगा? हमारा व्यक्तित्व होगा। यानी हम जो कुछ भी करते हैं वो सब क्या होता है? हमारा व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग ही हम करते हैं। ठीक है, जेपी गिलफोर्ड महोदय ने क्या कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। मैंने अभी बताया था कि व्यक्तित्व जो है ही व्यक्ति धन तत्व, व्यक्ति के अंदर जो तत्व है, जो गुण है, उनका समन्वित रूप क्या होता है? व्यक्तित्व होता है। तो ये गिलफोर्ड महोदय की बहुत अच्छी परिभाषा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप होता है। यानी उसके अंदर सकारात्मक गुण भी होते हैं और नकारात्मक गुण भी होते हैं। उन सभी का मिला जुला रूप क्या होता है? व्यक्तित्व होता है। अगला है विलियम वुडवर्थ की परिभाषा है। हालांकि वुडवर्थ ने बहुत साधारण शब्दों में व्यक्तित्व को डिफाइन कर दिया। उन्होंने क्या कहा है कि व्यक्तित्व जो होता है वो जन्मजात योग्यता, व्यक्ति की जन्मजात योग्यता, यानी जो भी वो आनुवांशिक रूप से अपने माता पिता, अपने पूर्वजों से पाता है वो, प्लस वातावरण का समग्र रूप ही क्या होता है? बालक का व्यक्तित्व होता है। यानी जो वो आनुवांशिक रूप से उसके अंदर जो गुण होते हैं, प्लस वातावरण में रहकर जो वो गुण अर्जित करता है, उन दोनों का मिला जुला रूप क्या होता है? व्यक्तित्व होता है। तो इन्होंने क्या कहा है विलियम वुडवर्थ ने कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। यानी वो जो भी व्यवहार करता है वो अपने व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग ही करता है। मेन इनकी जो परिभाषा को समझा जा सकता है वो ये है कि ये हमारी जन्मजात योग्यता, यानी जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है, प्लस जो वातावरण में हम गुण अर्जित करते हैं, उनका मिला जुला रूप क्या होता है? व्यक्तित्व होता है। वंशानुक्रम प्लस वातावरण का मिला जुला रूप व्यक्तित्व होता है। वैलेंटाइन महोदय क्या कहते हैं? इनकी देख लीजिए परिभाषा। इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का, इन्होंने प्रवृत्ति शब्द दे दिया है कि जन्मजात यानी अनुवांशिक जो मिला, एवं अर्जित जो उसने समाज में रहकर अर्जित की हैं प्रवृत्तियां, उनका योग होता है क्या? व्यक्तित्व होता है। देशील महोदय ने देखिए क्या कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। यानी जो भी वो सकारात्मक या नकारात्मक व्यवहार समाज में करता है, उनका मिला जुला रूप क्या होता है? उसका व्यक्तित्व होता है। आल्पोर्ट महोदय ने बहुत अच्छी परिभाषा दी। उन्होंने क्या कहा है कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है। यानी जो हमारे अंदर के मनोदैहिक गुण होते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं? गतिशील रहते हैं। गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करते हैं। यानी हमारे अंदर जो अनुवांशिकी गुण होते हैं, जो हम जन्म के समय हमारे पास होते हैं, वो वातावरण के साथ मिल करके समायोजन करते हैं। लेकिन ये गुण जो अनुवांशिक होते हैं वो कैसे रहते हैं? गतिशील प्रक्रिया में रहते हैं। वातावरण में आने के बाद वो क्या होते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं और समायोजित होते रहते हैं। ठीक है, तो ये आल्पोर्ट महोदय की डेफिनेशन है। एक परिभाषा दी है मन ने, मनोवैज्ञानिक मन ने क्या कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, यानी वो समाज में कैसे व्यवहार करता है, ठीक है, उसके व्यवहार के तरीकों, रुचियों, उसका किस किस सेक्टर में उसकी रुचि है, दृष्टिकोणों, उसका दृष्टिकोण क्या है विभिन्न क्षेत्रों को लेकर, जैसे राजनीतिक सेक्टर है, सामाजिक सेक्टर है, आर्थिक सेक्टर है, ठीक है, और शैक्षिक सेक्टर है, तो इसके प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है, क्या वो सोचता है, ठीक है, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, उसके अंदर कौन कौन सी क्षमताएं हैं, ठीक है, योग्यताओं, क्या क्या योग्यता है उसके अंदर, तथा अभिरुचियों का
विशिष्ट संगठन है, यानी सारे मानसिक गुण जो हैं वो मिल करके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। ये किसने कहा है? मन ने कहा। बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, जो एक व्यक्ति वो कैसे व्यवहार करता है, उसकी रुचियाँ कौन कौन सी हैं, उसके दृष्टिकोण कैसा है, उसके अंदर कौन कौन सी क्षमताएं हैं, कौन कौन सी योग्यताएं हैं, कौन कौन सी अभिरुचियां हैं, इन सभी का मिला जुला रूप जो होता है उसे कहते हैं व्यक्तित्व। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग अब समझ में आ गया होगा कि व्यक्तित्व क्या होता है। पहली चीज़ तो जो हमारे अंदर के वंशानुक्रम के द्वारा जो हमें गुण मिलते हैं, प्लस जो हम वातावरण से गुण अर्जित करते हैं, उनका मिला जुला स्वरूप जो होता है वो क्या होता है? व्यक्तित्व होता है। ठीक है, व्यक्तित्व में सभी गुण आ जाते हैं, पॉजिटिव भी आ जाते हैं, निगेटिव भी आ जाते हैं। कभी कभी हम पॉजिटिव निगेटिव के बीच में समन्वय कर लेते हैं। जो नहीं कर पाते उनके लिए अलग व्यक्तित्व शब्द का संबोधन किया जाता है कि हाँ फला व्यक्ति जो है वो ये ईगो टाइप का है, अहंकारी है, या वो समाज से विकृत है, इस टाइप से। और जो समाज से भी होते हैं उनके लिए अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि हाँ वो बहुत ईमानदार है, बहुत लगनशील है, बहुत परिश्रमी है, बहुत दानवीर है। ठीक है, इस टाइप के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं व्यक्तित्व के सिद्धांत। प्रमुख व्यक्तित्व में कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं और कौन उनके प्रतिपादक हैं। उसके बाद हम लोग व्यक्तित्व के प्रकार पढ़ेंगे। तो व्यक्तित्व के सिद्धांत देख लेते हैं। देखिए, अब हम लोग देखते हैं व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, कैसे व्यक्तित्व का विभाजन हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। व्यक्तित्व में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो दिया है वो दिया है सिगमंड फ्राइड ने। किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड ने दिया है। दूसरा है मांग या आवश्यकता का सिद्धांत। मांग या आवश्यकता का सिद्धांत ये दिया है आपका अब्राहम मैस्लो ने एवं हेनरी मुरे ने, दोनों लोगों ने दिया है। अब्राहम मैस्लो का ज़्यादा फेमस है, हेनरी मुरे का पहले आया था, उसके बाद अब्राहम मैस्लो का आया था। ठीक है, उसके बाद है शरीर रचना के आधार पर। शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया गया था वो दो लोगों ने किया था। एक किया था आपका सेल्डन और एक किया था आपका क्रैचमर महोदय ने। दोनों लोगों ने दिए हैं, तीन तीन प्रकार दिए हैं, सेल्डन एवं क्रैचमर ने। उसके बाद है शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का जो सिद्धांत दिया वो किसने दिया है? आलपोर्ट महोदय ने दिया है और कैटल ने दिया है। आलपोर्ट ने बहुत विस्तृत सिद्धांत दिया है शील गुणों के आधार पर। तो दो लोगों ने दिया, आलपोर्ट ने दिया और कैटल ने दिया। उसके बाद है सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर जो सिद्धांत दिया वो दिया है कार्ल जुंग ने। किसने दिया है? कार्ल जुंग ने, या इनको युंग भी कहते हैं, कार्ल जुंग या युंग ने। उसके बाद है मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है वो किसने किया है? तो स्प्रेंगर महोदय ने किया है। किसने किया है? स्प्रेंगर महोदय ने किया है। और चेतना और कल्पना के आधार पर, चेतना और कल्पना के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है वो किसने किया है? थॉर्नडाइक महोदय ने किया है। बुद्धि के आधार पर टर्मन ने किया, चूँकि टर्मन जो है वो बुद्धि लब्धि के लिए ही जाने जाते हैं, बुद्धि लब्धि में 100 का गुणा जो किया था। ठीक है, और ग्रंथियों के आधार पर या ग्रंथियों की कार्यप्रणाली के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है वो किसने किया है? कैनन महोदय ने किया है। ठीक है, तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सीधा यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? आलपोर्ट ने किया या कैटल ने किया? दोनों लोगों ने किया है। शरीर रचना के आधार पर सेल्डन एवं क्रैचमर ने। मांग या आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया? तो अब्राहम मैस्लो ने और हेनरी मुरे ने दिया है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का है। सबसे पहला सिद्धांत यही है विश्लेषणात्मक सिद्धांत व्यक्तित्व मापन का। ठीक है, मूल्यों के आधार पर स्प्रेंगर ने, चेतना और कल्पना के आधार पर थॉर्नडाइक ने, बुद्धि के आधार पर टर्मन ने, ग्रंथियों के कार्यप्रणाली के आधार पर कैनन ने। ठीक है, देखिए सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में डिवाइड किया था। इन्होंने जो अपने मस्तिष्क की व्याख्या की थी, यानी मन की, पश्चिमी देशों में मन को मस्तिष्क लिया जाता है, हमारे यहाँ मन को जो है वो आत्मिक शक्ति के रूप में लिया जाता है, लेकिन ये पश्चिमी थे, इनके यहाँ मन को मस्तिष्क के रूप में लिया जाता है। इन्होंने मस्तिष्क को 3 भागों में डिवाइड किया था, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। उसी के आधार पर इन्होंने ये व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे। एक कौन था? इदम था, एक अहम था, एक परा अहम था। ठीक है, इनकी परिभाषा भी व्यक्तित्व की यही है
कि जब व्यक्ति इदम अहम और परा अहम में संतुलन कर लेता है वही उसका व्यक्तित्व होता है। ठीक है, इदम अहम और परा अहम का संतुलित रूप ही व्यक्तित्व है। ये किसकी परिभाषा है? तो आपकी सिगमंड फ्राइड की है। अब देख लो, इन्होंने जो व्यक्तित्व को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक इदम, एक अहम, एक परा अहम। तो इदम में क्या होता है? इदम जो होता है, इसको हम लोग इड, ईगो और सुपर ईगो भी बोलते हैं। तो इदम क्या होता है? जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो अपनी जो मूल प्रवृत्तियों या जो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार जब करता है, यानी जो उसको अच्छा लगा, मान लो उसको भूख लगी है और वो कहीं जा रहा है और उसको कहीं भोजन दिख गया है, तो उसका ये इड या इदम इसका क्या कहेगा कि खा लो। ठीक है, कैसे भी मतलब भोजन ले लो, वो अगर पैसे आपके पास हैं या नहीं तो वो क्या कहेगा, चोरी करो, है ना, या मतलब अपनी भूख मिटाओ किसी तरीके से, चाहे किसी को मारो, चाहे यहाँ जहाँ व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को ही सर्वोपरि समझता है ना, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है, उसको क्या कहते हैं? इदम कहते हैं। अहम क्या होता है? अहम में क्या होता है, थोड़ा जो व्यक्ति होता है वो कैसा हो जाता है? सामाजिक हो जाता है। उसे अब मान लो भूख लगी तो वो सोचेगा यार इसकी चीज़ ये ले लें क्या, मेरे पास पैसे तो नहीं है, फिर ऐसा ना हो कि कहीं ये अगर मैं चोरी करता हूँ मैं पकड़ा जाऊँ, मुझे सजा हो, यानी उसका जो व्यवहार है वो समाज के अनुकूल हो जाता है। ठीक है, समाज के अनुकूल हो जाता है। और परा अहम जो होता है वो सबसे एक तरीके से, परा अहम जो होता है उसको जो सुपर ईगो हम लोग बोलते हैं, इसके अंतर्गत महान विचारक आते हैं, यानी एक तरीके से दैवी गुण टाइप के आ जाते हैं। जैसे जिन लोगों के पास सत्यवादी होते हैं, सत्यवादी हो गए, जो लोग न्यायपरायण हो गए, ठीक है, अहिंसावादी हो गए, ये किसके अंतर्गत आते हैं? सुपर ईगो के अंतर्गत आते हैं। तो 3 प्रकार का व्यक्तित्व उन्होंने बताया। एक व्यक्तित्व जहाँ व्यक्ति अपने मन का करे, उसे समाज से कोई लेना देना नहीं, उसकी आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, आप उसके बदले में चाहे किसी की जान चली जाए, किसी की वस्तु चली जाए, उससे कोई लेना देना नहीं होता। जैसे समाज में बहुत से लोग होते हैं, ये आपका किडनैपिंग वगैरह करते हैं, रेप केस करते हैं, ऐसे लोग कौन होते हैं? ये यही होते हैं इदम वाले, इदम व्यक्तित्व के लोग होते हैं, जिन्हें सिर्फ अपनी आवश्यकता से मतलब होता है, अपनी ज़रूरत से मतलब होता है, दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है। एक तरीके से राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं वो कौन होते हैं? इदम के अंतर्गत आते हैं। अहम क्या है? जिनका व्यवहार समाज के अनुकूल हो, समाज से जो प्रभावित हों, जिन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाए, वो मीडियम क्वालिटी के जो लोग होते हैं, वो जैसे हम लोग टाइप के हैं, इदम के अंतर्गत आते हैं। परा अहम के अंतर्गत जिनके जो एक तरीके से बिल्कुल समाज से विरक्त होते हैं, जिनकी जो सोच होती है बिल्कुल, चाहे मतलब मेरे साथ कोई कैसा भी व्यवहार कर ले लेकिन मैं उसके साथ अच्छा ही करूँगा, ये सुपर ईगो के अंतर्गत आता है। तो 3 प्रकार का व्यक्तित्व इन्होंने बताया है। उसके बाद आए अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत है व्यक्तित्व का। इन्होंने अब्राहम मैस्लो का जो शॉर्ट में देख लेते हैं, सिद्धांत तो बहुत बड़ा है। इन्होंने अपने सिद्धांत में, इनकी मांग या आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है इनके सिद्धांत में 5 चीज़ें इन्होंने 5 चरण बताए हैं। पहला चरण क्या है? शारीरिक मांग, दूसरा सुरक्षा की मांग, तीसरा सामाजिक मांग, चौथा सम्मान की मांग और 5वां आत्मसिद्धि की मांग। अब इन्होंने क्या कहा, देखिए, इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जिस मांग के साथ जीता है, ये 5 मांगे इन्होंने बताई हैं, जो व्यक्ति जिस मांग के साथ जीता है वही उसका व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। मान लीजिए जैसे जो शारीरिक मांग के साथ जिएगा तो उसका जो व्यक्तित्व होगा वो कैसा होगा? सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान वाला, कि सिर्फ मतलब इतना कमा लो कि खा लो, सुबह दिन में चले गए कमा के ले आए, शाम को खा लिया, परिवार के साथ सो गए, बस काम खत्म। ठीक है, ऐसा व्यक्तित्व हुआ। ठीक, जो सुरक्षा की मांग के अंतर्गत आते हैं वो थोड़ा सा अपना ये शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद थोड़ा सा उनका लेवल बढ़ जाता है। अब वो क्या है? सुरक्षा देना भी चाहते हैं और सुरक्षा लेना भी चाहते हैं, तो वो सेकंड स्टेप हो गया। यहाँ मतलब थोड़ा सा जो व्यक्ति है वो समाज में थोड़ा सा सामाजिक होगा। उसके बाद तीसरा है जो सामाजिक मांग। ये ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो समाज में ज़्यादा इंटरफियर करने लगते हैं, तो उनका व्यक्तित्व उस टाइप का हो जाता है। सामाजिक मांग, उन्हें ज़रूरत होती है कि हाँ समाज के लोग हमें एक्सेप्ट करें। ठीक है, इसके ऊपर का जो लेवल है वो है सम्मान का। अब वो समाज में तो रहने लगे, सामाजिक कार्य करने लगे, लोगों का भला करने लगे, उसके बदले में आगे वो क्या सोचते हैं? हमारा पद और प्रतिष्ठा बढ़ जाए। ठीक है, तो वो होगा आपका सम्मान की मांग। और सबसे लास्ट वाला है वो है आपका आत्मसिद्धि की मांग। ये एक परम तत्व होता है कि हमारा आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाए, हमें अध्यात्म का ज्ञान हो जाए, है ना, एक तरीके से दैवी शक्ति प्राप्त कर लेना, दैवी शक्ति प्राप्त कर लेना। तो ये 5 मांगे इन्होंने बताई थी। और क्या कहा कि जिस व्यक्ति में जिस प्रकार की मांग होगी, ठीक है, मांग की अधिकता होगी, उसी प्रकार का उसका व्यक्तित्व होगा। यानी सिर्फ अगर रोटी कपड़ा और मकान से उसको लेना देना है तो वो कैसा होगा?
उसका व्यक्तित्व संकुचित हो जाएगा, ज़्यादा समाज में इंटरफियर नहीं होगा। उसके ऊपर थोड़ा सा बढ़ेगा, अगर पड़ोसियों से लेना देना रखेगा तो सुरक्षा की मांग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और थोड़ा ऊपर तो सामाजिक मांग के अंतर्गत आ जाएगा, यानी समाज में थोड़ा सा ज़्यादा उठना बैठना हो जाएगा, लोगों के काम आने लगेगा, अपना जीवन समाज के प्रति ज़्यादा समर्पित करने लगेगा, ठीक है। उसके बाद सम्मान की मांग, और भी ज़्यादा प्रयास करेगा समाज में ताकि उसे सम्मान प्राप्त हो, एक पद प्राप्त हो, प्रतिष्ठा प्राप्त हो। और सबसे ऊपर है आत्मसिद्धि या परम तत्व का, जहाँ आत्मा परमात्मा का मिलन हो, ठीक है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। यहाँ पे परा अहम वाले आ जाते हैं, परा अहम वाले, जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्यवादी हरिश्चंद्र, इस टाइप के लोग आ जाते हैं पराहम के अंतर्गत या आत्मसिद्धि मांग के अंतर्गत, ठीक है।